दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रथम टॉपिक जो आपका अधिकांशतः मिलेगा, भारत की शासन प्रणाली, उससे हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक पे अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो इसका आंसर जो सही होगा, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका जो आंसर सही होगा वो सी होगा। आइए हम थोड़ा सा इसमें हम गहन विश्लेषण करते हैं। देखिए, संसदीय स्वरूप में शासन के प्रमुख लाभ निम्न होते हैं। इनमें से हम समझते हैं। पहला क्या है, कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ, संसदीय स्वरूप में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो होगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। दूसरा, संसदीय प्रणाली में लोकतांत्रिक, संसदीय जो प्रणाली है लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका, अर्थात विधायिका का मतलब होगा जो विधि कानून बनाए, संसद या विधानमंडल संसद से प्राप्त करती है, तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का होता है। इसे याद रखिएगा। मंत्रिमंडल सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। आपका जो मंत्रिमंडल होता है वो सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और इसका जो आपका प्रावधान जो दिया गया है वो अनुच्छेद 74 और 75 में वर्णित है। इसमें मंत्रिमंडल के थ्रू आपका मंत्रिमंडल आपका भारतीय संविधान के 74 और 75 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। किसी राष्ट्र की परसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो संवैधानिक सरकार का आशय होता है कि ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से बंधा हुआ हो, उसे ही संवैधानिक सरकार कहते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा वो आपका डी सही होगा। आइए हम इस पे बात करते हैं। देखिए, शासन प्रणाली की आपकी जो संगठन, सरकार, जो आपके शासन व्यवस्था का संगठन, सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार, शासक को शासितों के बीच पारस्परिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है। शासन व्यवस्था का संगठन में क्या क्या निर्धारित किया जाता है, सरकार की शक्तियां क्या होगी, शासितों के अधिकार क्या होंगे और शासक और शासितों के बीच का संबंध कैसा होगा, इसका निर्धारण होता है। जो यह निश्चित करता है कि नियम कैसे बने और कैसे बदलें और उन्हें कौन बनाए। संविधान का कार्य रूप में लागू होना ही संविधानवाद है। याद रखिएगा, संविधानवाद क्या होता है, संविधान को मूर्त रूप दिलाना ही आपका संविधान होता है। अर्थात संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो जनता संविधान की निहित शक्तियों एवं उनकी मान्यताओं में रखती है। संविधानवाद मूर्त एवं अमूर्त रूप में व्यक्त नियंत्रण व्यवस्था है जो सरकार को निर्मित
अधिकार क्षेत्र में रहने हेतु बाध्य करती है। अर्थात संविधानिक सरकार से आशय है ऐसी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें वे सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधि होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जाती है। संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इसका संसदीय व्यवस्था में आपका सरकार जो होती है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जाती है। देखिए इसके बारे में, देखिए भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है, ध्यान से समझिएगा, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका, अर्थात कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, इसके प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत में प्रचलित है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन से मानी जाती है, अर्थात ब्रिटेन को, ये कई बार क्वेश्चन पूछे हुआ, ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली का जननी कहा जाता है। इसे ध्यान से समझिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संसदीय व्यवस्था कहाँ, निम्न में से किस किस में, पहले तो आपका यही है, ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है और भारत में है। सबसे पहले संसदीय व्यवस्था कहाँ से अपनाई गई है, वो ब्रिटेन से, वो ब्रिटेन को ही इसकी जननी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा गया, आपका ब्रिटेन का। आंसर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के लिए विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर जो सही होगा एक से अधिक होता है। देखते हैं इसके बारे में। देखिए भारत में पता ही है संसदीय शासन का जो स्वरूप है संसदीय है। संसदीय प्रणाली में होता क्या है, आइए समझते हैं। संसदीय प्रणाली में विधायिका जो होती है कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं होता, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था दी गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका और आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, अर्थात विधियां, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका की भी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, और वह इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधिमान्य घोषित कर सकती है, यानी उसे इनवैलिड कर सकती है। यदि कोई भी कार्यपालिका और विधायिका मिलकर ऐसा कार्य बना जो संविधान के अनुकूल नहीं है, तो उसे अवैध घोषित कर सकती है और यही आपके उस पर सीमा या अंकुश लगाती है, यानी कोई भी एक दूसरे के आपके अपने आप को निरंकुश न कर सके। ये ऐसी व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में कह रहा है कि आपका मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक वे ही अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो इनमें से जो सही होगा वो आपका पहला, आपका और दूसरा सही होगा, यानी आपका ए सही होगा। देखते हैं इसके विषय में। देखिए संसदीय प्रणाली में वास्तविक जो प्रमुख होता कौन होता, प्रधानमंत्री होता है।
और ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, इसलिए भी हमने इसको पढ़ चुके हैं। इसके तहत संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद को शासन के लिए यथार्थ रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? मंत्रिपरिषद को शासन के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। मंत्री तब तक ही अपने पद पर बने रहेंगे या बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मंत्री कब तक मंत्री बना रहेगा? जब तक उसे संसद में विश्वास प्राप्त है। जिस दिन से अविश्वास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो उस दिन से वो मंत्री भी नहीं रहेगा। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी हो? संसद के प्रति। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे संसद में विश्वास प्राप्त है। नेक्स्ट, संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, आपका कार्यपालिका विधायिका का कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। आपका डी सही। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्या है? जो जनता ही आपका मालिक होती है सबके, तो यानी सर्वोच्च जो सत्ता है वो भारत की जनता पर निहित होती है। इसका जो आंसर सही होगा वो आपका तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, भारत के संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत जो लक्षण है वो आपका, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता जनता पे केंद्रित होती है, सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, सही है। और मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भी है, ये आपका सही। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है क्या? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका जो तात्पर्य होगा कि राज्य का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। ठीक है, गणतंत्र का मतलब यही होता है कि जो राज्य का अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। देखिए, उद्देशिका में जो स्पष्ट कहा गया है, इस संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। यानी कहा जाता है हम भारत के लोग, प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। तो वही कह रहा है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत कौन है? जनता है। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। संविधान द्वारा भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। याद रखिएगा, भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भारत में राष्ट्र का जो प्रमुख होगा अर्थात राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होगा, न कि आपका वंशाक्रम होगा। फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख क्वेश्चन रहे। छोटे वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किए हैं। अगले वीडियो पर हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।